बहुत लंबी कहानी है। बिल्कुल। और ये कहानी किसी क्रांति से ज्यादा एक इवोल्यूशन है। आज हमारा मकसद इसी विकास की परतों को धीरे धीरे खोलना है। हम देखेंगे कि कैसे एक व्यापार करने आई कंपनी शासक बन बैठी और फिर कैसे उसी के बनाए ढांचे को बदलकर हमने अपनी आजादी की इमारत खड़ी की। और ये सफर 2 बड़े हिस्सों में बटा है ना? पहले कंपनी का राज और फिर सीधे ब्रिटिश ताज का राज। बिल्कुल। ठीक है, तो चलिए इसे खोलकर समझते हैं। कहानी शुरू होती है व्यापार से, लेकिन ये सत्ता के खेल में कैसे बदल गई। स्रोत में 1757 की प्लासी की लड़ाई और 1764 की बक्सर की लड़ाई का जिक्र है। क्या यही वो मोड़ थे? ये सिर्फ मोड़ नहीं थे, ये तो नींव के पत्थर थे। इन लड़ाइयों के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी को मुगल बादशाह से दीवानी अधिकार मिले। दीवानी अधिकार? हाँ, सुनने में ये एक साधारण सा शब्द लगता है ना? हाँ, मतलब टैक्स वसूलने का अधिकार। लेकिन एक व्यापारिक कंपनी को टैक्स वसूलने की क्या जरूरत पड़ गई? क्या वो सिर्फ मुनाफा कमाने नहीं आए थे? यही तो सबसे दिलचस्प बात है। दीवानी अधिकार का मतलब सिर्फ टैक्स वसूलना नहीं था। इसका मतलब था कि बंगाल, बिहार और उड़ीसा जैसे अमीर प्रांतों की पूरी तिजोरी की चाबी वो अब कंपनी के हाथ में थी। ओहो! ये वो पल था जब कंपनी की भूमिका ही बदल गई। वो अब सिर्फ व्यापारी नहीं बल्कि शासक बन गई। यहीं से भारत पर ब्रिटिश शासन की असली शुरुआत हुई, पर्दे के पीछे से। और जब इतनी ताकत और पैसा एक प्राइवेट कंपनी के हाथ में आ जाए तो जाहिर है कि गड़बड़ तो होगी ही। स्रोत बताते हैं कि कंपनी के कर्मचारी तो अमीर हो रहे थे, लेकिन कंपनी खुद वो कंगाली की कगार पर थी। ये तो बड़ा अजीब विरोधाभास है। ये एक क्लासिक केस था। कंपनी के अधिकारी वो निजी व्यापार करके अपनी जेबें भर रहे थे और कंपनी को चूना लगा रहे थे। हालत इतनी खराब हो गई कि कंपनी को ब्रिटिश सरकार से कर्जा मांगना पड़ा। तब जाकर लंदन में बैठे हुक्मरानों की, आप कह सकते, नींद खुली। उन्हें एहसास हुआ कि ये सोने की चिड़िया उनके हाथ से निकल सकती है। तो यहीं से ब्रिटिश संसद की एंट्री होती है लगाम कसने के लिए। स्रोत में सबसे पहला बड़ा कदम बताया गया है 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। इसे रेगुलेटिंग एक्ट क्यों कहा गया? क्या रेगुलेट किया जा रहा था? कंपनी के बेलगाम ताकत को। ये भारत के मामलों में ब्रिटिश सरकार का पहला सीधा दखल था। इस एक्ट ने 3 बड़े काम किए। पहला, बंगाल के गवर्नर को गवर्नर जनरल बना दिया, जिससे मद्रास और बॉम्बे पर उसका नियंत्रण बढ़ गया। मतलब सत्ता को एक जगह इकट्ठा करने की कोशिश। केंद्रीकरण एक तरह से। बिल्कुल। दूसरा, कलकत्ता में एक सुप्रीम कोर्ट बनाया गया। और तीसरा और सबसे अहम, कंपनी पर संसदीय नियंत्रण की शुरुआत हुई। मतलब भारत का रिमोट कंट्रोल धीरे धीरे लंदन शिफ्ट हो रहा था। लेकिन स्रोत में एक और एक्ट का जिक्र है, पिट्स इंडिया एक्ट 1794, जिसने इस कंट्रोल को और भी पक्का कर दिया। इसमें दोहरी सरकार या द्वैध शासन की बात कही गई है। ये क्या था? इसे ऐसे समझिए कि कंपनी में अब 2 बॉस थे। एक था कंपनी का अपना निदेशक मंडल जो व्यापारिक मामले देखता था, और उसके ऊपर बिठा दिया गया एक नया सरकारी निकाय, बोर्ड ऑफ कंट्रोल, जो राजनीतिक, सैनिक और राजस्व के सारे मामले देखता था। अच्छा। यानी चाबुक ब्रिटिश सरकार के हाथ में थी और घोड़ा कंपनी थी। अंतिम फैसला अब लंदन में होता था, कंपनी के दफ्तर में नहीं। इसके बाद तो चार्टर एक्ट्स की एक पूरी लाइन लग गई। 1813, 1833, 1853। अगर हम इन सबको एक साथ देखें तो इनका मुख्य मकसद क्या था? क्या ये सिर्फ कंपनी के पंख कतरने के लिए थे? पंख कतरना एक हिस्सा था, लेकिन बड़ा मकसद था भारत में एक ऐसा सिस्टम बनाना जो ब्रिटेन के फायदे के लिए काम करे। इन एक्ट्स ने धीरे धीरे कंपनी का व्यापारिक एकाधिकार खत्म किया। 1833 के एक्ट ने तो कंपनी को पूरी तरह से एक प्रशासनिक इकाई बना दिया। अच्छा। और बंगाल के गवर्नर जनरल को पूरे भारत का गवर्नर जनरल घोषित कर दिया। लॉर्ड विलियम बेंटिंग पहले ऐसे गवर्नर जनरल बने। और इसी 1833 के एक्ट में लॉर्ड मैकाले का भी जिक्र है, जिन्हें कानून सदस्य के तौर पर शामिल किया गया। इनका नाम तो भारत की शिक्षा और कानून व्यवस्था से बहुत गहराई से जुड़ा है। हाँ, और यहीं से भारत के लिए एक केंद्रीकृत कानून व्यवस्था की नींव पड़ी। मैकाले का मानना था कि पूरे भारत के लिए एक ही तरह के कानून होने चाहिए। ये सिर्फ प्रशासनिक बदलाव नहीं थे, ये एक सोच थी कि भारत जैसे विशाल और विविध देश को एक यूनिट की तरह सिर्फ लंदन से ही चलाया जा सकता है। और शायद इसी एक देश एक कानून की सोच ने अनजाने में भारतीय राष्ट्रवाद की नींव भी रखी होगी, क्योंकि अब पूरे देश की समस्याएं और शासक एक ही थे।
बिल्कुल सही। और एक तरफ केंद्रीकरण हो रहा था और दूसरी तरफ धीरे धीरे प्रशासन का ढांचा भी बन रहा था। लेकिन फिर आया 1857। स्रोत इसे एक भूकंप की तरह बताते हैं। इस विद्रोह ने ऐसा क्या बदल दिया जो पिछले 80 सालों के कानून नहीं बदल पाए थे? 1857 का विद्रोह सिर्फ एक सैनिक बगावत नहीं थी। ये एक ऐसा विस्फोट था जिसने लंदन में बैठी ब्रिटिश सरकार की जड़ें हिला दी। उन्हें पहली बार ये एहसास हुआ कि एक व्यापारिक कंपनी के भरोसे इतने बड़े देश पर राज करना वो बारूद के ढेर पर बैठने जैसा है। कंपनी का शासन बुरी तरह नाकाम हो चुका था। और इस नाकामी का नतीजा था 1858 का भारत सरकार अधिनियम। इसने तो जैसे रातों रात पूरा नक्शा ही बदल दिया। सब कुछ बदल गया। ईस्ट इंडिया कंपनी, जिसने लगभग 250 सालों तक भारत के भाग्य को तय किया था, उसे एक झटके में खत्म कर दिया गया। भारत का शासन सीधे ब्रिटिश ताज यानी महारानी विक्टोरिया के हाथों में आ गया। गवर्नर जनरल अब वॉइसरॉय कहलाने लगा, जो सीधे महारानी का प्रतिनिधि था। और लॉर्ड कैनिंग भारत के पहले वॉइसरॉय बने। सत्ता का हस्तांतरण पूरा हो चुका था। तो अब कंपनी का राज खत्म और ताज का राज शुरू। लेकिन क्या इससे जमीन पर कुछ बदला? क्या भारतीयों को अब शासन में कोई हिस्सेदारी मिलने वाली थी? ब्रिटिश सरकार को एक बात समझ आ गई थी कि भारतीयों को पूरी तरह से नजरअंदाज करके शासन नहीं चलाया जा सकता। 1857 को दोहराने से बचने के लिए उन्होंने भारतीयों को शासन में थोड़ी बहुत भागीदारी देने की नीति अपनाई। इसी कोशिश में इंडियन काउंसिल्स एक्ट्स की शुरुआत हुई 1861, 1892 और 1909। लेकिन ये भागीदारी कितनी असली थी? क्या भारतीयों के हाथ में सच में कोई ताकत आई? शुरुआत में तो बिल्कुल नहीं। 1861 के एक्ट में कुछ भारतीयों को विधान परिषद में नामांकित तो किया गया, लेकिन वो गैर सरकारी सदस्य थे। उनके पास न तो सवाल पूछने का अधिकार था, न ही बजट पर वोट करने का। वो बस वहां बैठकर अंग्रेजों को कानून बनाते हुए देख सकते थे। तो ये एक तरह का दिखावा था। लेकिन 1909 के एक्ट, जिसे मुरले मिंटो सुधार भी कहते हैं, उसमें एक ऐसा प्रावधान था जिसका असर बहुत गहरा और विनाशकारी हुआ। अलग निर्वाचन मंडल। ये क्या बला थी? ये भारतीय राजनीति में जहर घोलने जैसा था। इसे ऐसे समझिए जैसे क्रिकेट टीम में नियम बना दिया जाए कि एक गेंदबाज सिर्फ गेंदबाज को ही वोट देकर कप्तान चुन सकता है और एक बल्लेबाज सिर्फ बल्लेबाज को। टीम कभी एक होकर खेल ही नहीं पाएगी। अलग निर्वाचन मंडल का मतलब था कि मुस्लिम मतदाता सिर्फ मुस्लिम उम्मीदवार को ही वोट देंगे। ओहो, ये तो बांटो और राज करो की नीति का एक संस्थागत रूप था। बिल्कुल। इसने उस नीति पर एक सरकारी मोहर लगा दी और भारतीय समाज में एक ऐसी दरार पैदा की जो आगे चलकर भारत के बंटवारे की एक बड़ी वजह बनी। मतलब ये सुधार संतुष्ट करने के बजाय और ज्यादा असंतोष पैदा कर रहे थे। जी। और इसी बढ़ते असंतोष और पहले विश्व युद्ध के बाद के माहौल में आया भारत सरकार अधिनियम 1919, जिसे मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार भी कहते हैं। इसमें एक और नया शब्द आया, द्वैध शासन या डायार्की। द्वैध शासन सत्ता के बंटवारे का एक बहुत ही चालाकी भरा लेकिन नाकाम प्रयोग था। प्रांतों में सरकारी विभागों को 2 हिस्सों में बांट दिया गया। एक थे आरक्षित विषय, जैसे वित्त, पुलिस, जमीन का लगान, यानी सारे मलाईदार विभाग, ये गवर्नर के पास थे। अच्छा। दूसरे थे हस्तांतरित विषय, जैसे शिक्षा, स्वास्थ्य, सफाई, ये भारतीय मंत्रियों को दे दिए गए। एक मिनट, ये तो बहुत अजीब व्यवस्था है। कल्पना कीजिए आप शिक्षा मंत्री हैं और आपको नए स्कूल खोलने हैं, लेकिन पैसा खर्च करने की मंजूरी देने वाला वित्त विभाग गवर्नर के पास है, जो आपका बजट पास ही नहीं करता। आपने बिल्कुल सही समझा। ये एक ऐसी गाड़ी थी जिसमें एक्सेलरेटर तो भारतीय मंत्री के पास था, लेकिन ब्रेक और स्टीयरिंग व्हील गवर्नर के हाथ में था। इसका फेल होना तो तय था। ये प्रयोग बुरी तरह नाकाम रहा और इसने भारतीयों को और भी ज्यादा निराश किया। और ये निराशा सड़कों पर भी दिखने लगी थी। 1920 और 30 का दशक तो तूफानी लगता है। 1927 में साइमन कमीशन आता है और पूरे देश में साइमन गो बैक के नारे लगते हैं। क्यों इतना गुस्सा था लोगों में? गुस्सा इस बात का था कि भारतीय भविष्य का फैसला करने के लिए बनाए गए कमीशन में एक भी भारतीय सदस्य नहीं था। ये भारतीयों के आत्मसम्मान पर एक सीधा हमला था। अंग्रेज कह रहे थे कि भारतीय इतने काबिल ही नहीं है कि अपने लिए संविधान बना सकें। इसी चुनौती के जवाब में भारतीय नेताओं ने 1928 में नेहरू रिपोर्ट तैयार की, जो भारत के संविधान का पहला भारतीय ब्लूप्रिंट था। तो अब टकराव सीधा हो चुका था। एक तरफ ब्रिटिश सरकार थी, दूसरी तरफ भारतीय नेता जो अब सिर्फ सुधार नहीं, स्वशासन की बात कर रहे थे।
इसी टकराव को सुलझाने के लिए लंदन में गोलमेज सम्मेलनों का दौर चला। हाँ, 3 सम्मेलन हुए, लेकिन नतीजा कुछ खास नहीं निकला। कांग्रेस ने पहले और तीसरे का बहिष्कार किया, दूसरे में गांधी जी गए, लेकिन सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व और अल्पसंख्यकों के अधिकारों जैसे मुद्दों पर कोई सहमति नहीं बन पाई। ये सम्मेलन इस बात का सबूत थे कि अब मामला सिर्फ अंग्रेजों और भारतीयों के बीच का नहीं था, बल्कि भारतीयों के अपने बीच भी गहरे मतभेद थे। और इन्हीं मतभेदों को ब्रिटिश प्रधानमंत्री रामसी मैकडॉनल्ड ने और हवा दी जब उन्होंने 1932 में कम्युनल अवार्ड की घोषणा की। इसमें दलितों के लिए भी अलग निर्वाचन मंडल का प्रावधान था। गांधी जी ने इसे हिंदुओं को बांटने की एक और साजिश के तौर पर देखा और इसके विरोध में जेल में ही आमरण अनशन शुरू कर दिया। इससे एक बड़ा संकट खड़ा हो गया। आखिरकार गांधी जी और डॉक्टर अंबेडकर के बीच पूर्णा पैक्ट हुआ, जिसमें दलितों के लिए अलग निर्वाचन की जगह विधानमंडलों में सीटें आरक्षित करने पर सहमति बनी। ये घटना दिखाती है कि संविधान निर्माण का सफर सिर्फ अंग्रेजों से लड़ने का नहीं था, बल्कि अपने समाज की आंतरिक चुनौतियों से भी जूझ रहा था। बिल्कुल। तो इन सब घटनाओं, बहसों, विरोधों और समझौतों का निचोड़ क्या निकला? स्रोत भारत सरकार अधिनियम 1935 को संविधान की नींव का पत्थर कहता है। ऐसा क्यों है? इसमें ऐसा क्या खास था? ये अब तक का सबसे बड़ा, सबसे विस्तृत और सबसे महत्वपूर्ण कानून था। हमारे आज के संविधान का ढांचा वो काफी हद तक इसी पर आधारित है। इसने पहली बार एक अखिल भारतीय संघ का प्रस्ताव रखा, जिसमें ब्रिटिश प्रांत और देसी रियासतें शामिल होती। हालांकि रियासतों के मना करने की वजह से ये कभी बन नहीं पाया। और सबसे बड़ा बदलाव शायद प्रांतों में हुआ। बिल्कुल, प्रांतों से वो नाकाम द्वैध शासन व्यवस्था खत्म कर दी गई और वहां एक पूरी तरह से जिम्मेदार सरकार की स्थापना की गई, जिसमें मुख्यमंत्री और मंत्री विधानमंडल के प्रति जवाबदेह थे। और सबसे जरूरी बात, इसने केंद्र और प्रांतों के बीच शक्तियों का बंटवारा 3 सूचियों में किया: संघीय सूची, प्रांतीय सूची और समवर्ती सूची। ये व्यवस्था आज भी हमारे संविधान की रीढ़ है। और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना भी। हाँ, इसी एक्ट के तहत 1935 में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की भी स्थापना हुई। एक तरह से ये आजाद भारत के प्रशासनिक ढांचे का लगभग तैयार ब्लूप्रिंट था। अब हम अपनी चर्चा के अंतिम पड़ाव पर आते हैं। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947। 15 अगस्त 1947 को भारत आजाद तो हुआ, लेकिन बंटवारे की भारी कीमत पर। इस अधिनियम का सबसे महत्वपूर्ण संवैधानिक पहलू क्या था? इसका सबसे महत्वपूर्ण पहलू था संप्रभुता का हस्तांतरण। इस अधिनियम ने भारत की संविधान सभा को पूरी तरह से संप्रभु यानी सॉवरेन बना दिया। अब संविधान सभा पर कोई बाहरी नियंत्रण नहीं था। वो अपनी मर्जी से जैसा चाहे वैसा संविधान बना सकती थी। वो ब्रिटिश संसद के बनाए किसी भी कानून को रद्द कर सकती थी। भारत अब अपने भाग्य का विधाता खुद था। और इसी संप्रभु संविधान सभा ने डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की अध्यक्षता और डॉक्टर B.R. अम्बेडकर के नेतृत्व वाली ड्राफ्टिंग कमेटी की कड़ी मेहनत से 2 साल, 11 महीने और 18 दिन में दुनिया का सबसे बड़ा लिखित संविधान तैयार किया। बिल्कुल। उस संविधान में इस पूरे ऐतिहासिक सफर की छाप दिखती है। उसमें 1935 के एक्ट का प्रशासनिक ढांचा भी है, स्वतंत्रता संग्राम के आदर्श भी हैं और दुनिया भर के लोकतंत्रों से सीखे गए सबक भी हैं। तो अगर इस पूरी यात्रा को समेटना हो तो हम कह सकते हैं कि रेगुलेटिंग एक्ट से शुरू हुआ संसदीय नियंत्रण का सफर 1858 में ताज के सीधे शासन में बदला और 1935 के एक्ट में जाकर उसने एक प्रशासनिक आकार लिया, जिससे आखिरकार 1947 में भारतीय हाथों में सौंप दिया गया। और यहाँ एक अंतिम बात जोड़ना चाहूंगी। भारतीय संविधान निर्माताओं की सबसे बड़ी खूबी ये थी कि उन्होंने औपनिवेशिक काल की हर चीज को नकारा नहीं। उन्होंने उस बने बनाए प्रशासनिक ढांचे को लिया, हमारी सिविल सेवाएं, हमारी कानून व्यवस्था, हमारी संसदीय प्रक्रिया, लेकिन उन्होंने उसकी आत्मा बदल दी। उन्होंने एक तानाशाही ढांचे में लोकतंत्र की आत्मा फूंक दी। ये नकल नहीं, बल्कि अनुकूलन और परिवर्तन की एक शानदार कहानी है। बेहतरीन। और इसी के साथ हम अपने श्रोताओं के लिए एक विचार छोड़ जाते हैं। ये जानने के बाद कि हमारे संविधान का एक बड़ा हिस्सा, खासकर उसका प्रशासनिक ढांचा, ब्रिटिश युग के कानूनों से ही लिया गया है। ये सोचना दिलचस्प है कि क्या भारत की शासन प्रणाली अपनी औपनिवेशिक जड़ों से पूरी तरह अलग है,